गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। तो जैसा रोज हम कहते हैं कि सैटरडे हो, संडे हो, कोई भी दिन हो, वीकडेज हो, वीकेंड हो, हर रोज हम आपके लिए बुलेटिन लेकर जरूर आते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि फिर हफ्ते का कोई भी दिन हो खबरें आपसे छूट जाएं। और अब तो देखिए ठंड धीरे धीरे जाने लगी है। हालांकि अभी सुबह और शाम की ठंड है, तो आपको ख्याल भी अपना रखना है। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप अपने अगर ड्राइंग रूम में भी बैठे तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, योगा प्राणायाम कुछ भी कीजिए, और फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन जरूर देखते रहिए, क्योंकि 1 घंटे में तमाम वो खबरें दिखा देंगे जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर जो है दिल्ली के सराय रोहिला से है, जहां स्टेशन के पास बताया जा रहा है एक बड़ा रेल हादसा हुआ, लेकिन इस बार हादसे का शिकार हुई है एक मालगाड़ी। वो तो गनीमत रही कि एक मालगाड़ी थी जिसके 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। अगर ये पैसेंजर ट्रेन होती तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सराय रोहिला स्टेशन पर किस तरह से यह हादसा हुआ, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देखिए इन तस्वीरों को। हादसे की ये तस्वीरें दिल्ली के सराय रोहिला स्टेशन के पास की हैं। आप देख सकते हैं एक मालगाड़ी के करीब 10 डिब्बे न सिर्फ पटरी से उतर गए बल्कि पलट भी गए। इससे मालगाड़ी पर लदा सामान ट्रैक के पास बिखर गया। यह हादसा पटेल नगर दया बस्ती सेक्शन पर जखीरा फ्लाईओवर के पास हुआ है। देखिए एक्सीडेंट के दौरान कैसे वहां अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं मालगाड़ी में लोहे की शीट के रोल लोड किए गए थे। बता दें कि ट्रेन का नाम BHPL CDG लोड है, जो मुंबई से चंडीगढ़ जा रही थी। गनीमत ये रही कि एक्सीडेंट एक मालगाड़ी की हुई। हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और चलिए बात करेंगे भारतीय वायुसेना की, जिसकी युद्धक क्षमता आज आप लाइव देखेंगे। और श्वेता, जब भी ऐसे मोमेंट होते हैं ना, कितना गर्व महसूस होता है। आपको आसमान में दिखाएंगे जब राफाल, सुखोई और चिनूक की गर्जना सुनाई दी तो न सिर्फ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, बल्कि दुश्मनों के दिल भी जलने लगे। देखिए आप भी तस्वीरें। ये वायुसेना की शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है। ये हौसले, हिम्मत और जज्बे की तस्वीर है, जिसे देखकर 7 समंदर पार बैठे दुश्मन देश के सीने पर सांप लौट रहा है। वायु शक्ति 2024 में एयरफोर्स अपनी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। इस एक्सरसाइज का मुख्य मकसद युद्ध के दौरान दुश्मन को परास्त करने की अपनी रणनीति और शक्ति का रिहर्सल करना है। हर 3 साल में होने वाले भारतीय वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में इस साल 77 फाइटर प्लेन, 41 हेलीकॉप्टर, 5 कार्गो विमान समेत 121 प्लेन हिस्सा ले रहे हैं। राफेल, सुखोई 30, MKI तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। पोखरण रेंज का सीन इस समय ऐसा ही है जैसा युद्ध के दौरान सीमा पर होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इस एक्सरसाइज के चीफ गेस्ट रहे। इस वर्ष की थीम है लाइटिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। वायु शक्ति 2024 के जरिए हिंदुस्तान ने दुनिया को क्लियर मैसेज दिया है कि आज भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर है, जो किसी भी सिचुएशन में दुश्मनों से लोहा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और चलिए एक अनोखा दावा आपको दिखाते हैं। दरअसल यूपी में एक लड़की ने ऐसा दावा किया कि उसे सपने में श्री कृष्ण आए हैं, और एक बार नहीं कई बार आए, और उन्होंने ये भी कहा उस लड़की को कि मजार के पास मेरी जो प्रतिमा है वो मिट्टी में दबी है, वहां से मुझे बाहर निकालो। और सोचिए हुआ क्या, यहाँ पर खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद मिट्टी से वाकई में श्री कृष्ण की प्रतिमा निकली है। उसके बाद क्या हुआ और कैसे लोग चौंक उठे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तुम हमसे बहस ना करो, आप हमसे बहस ना करो, आप 2 मिनट रुक जाओ, पहले हम है बेटा, बेटा रुक जा, वेट मान जा जरा, 2 मिनट मान जाओ भैया, यहाँ आइयो। इस वीडियो को देखिए। इसमें एक मौलवी साहब कुछ लोगों से बहस कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक लड़का कुदाल चला रहा है। तभी जो होता है उसे स्थानीय लोग चमत्कार का दावा कर रहे हैं। धरती के अंदर से भगवान कृष्ण की मूर्ति बाहर निकलती है। लोग जयकारे लगाते हैं। ये वीडियो यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां दरगाह के नजदीक से
ये मूर्ति खुदाई में मिली है। दावा ये किया जा रहा है कि 10 साल की लड़की के सपने में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने बताया कि मेरी प्रतिमा यहाँ मिट्टी में दबी है। जिसके बाद खुदाई हुई तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। 1 साल से हमें आ रहे हैं, हमने अपने परिवार वालों से कहा, पर उन्होंने हमारी बात मजाक में ले ली। हम बहुत परेशान हो गए। तभी कल ये फिर से आए हमारे सपने में, तो हमने खाना पानी नहीं किया, तो परिवार वाले भी परेशान हुए हमारे। तभी वो आए थे। मूर्ति मिलने के बाद पूजा ठाकुर ने अपने खेत में मूर्ति को स्थापित कर दिया है। लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। भंडारा भी हो रहा है। इलाके के लोग बड़ी संख्या में दर्शन और पूजा करने जा रहे हैं। लड़की जो है हमारे यहाँ, इसको सपना आता है 1 साल से, तो वहाँ जो स्थान है पहलवान बाबा का, तो उनके दर्शन होते थे सपने में। अब वो कहते थे कि अपने स्थान पे मुझे ले चलो, तो हम इसकी बात मानते नहीं थे। हम कहते थे भक्ति ही है। 1 महीने से ज़्यादा परेशान होने जब लगी है, तब हम लोग कल सब लोग गए। इसने जगह बताई कि यहाँ पे भगवान है, तो वहाँ पर हमने खुदाई की तो वहाँ भगवान है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस का कहना है कि मूर्ति मिलने से किसी समुदाय के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। रोड के किनारे मिट्टी में दबी श्री कृष्ण जी की मूर्ति पूजा पुत्री विनोद सिंह निवासी ग्राम सफौरा थाना निगोही को मिली थी, जिसको हिंदू समाज के लोगों द्वारा पास ही स्थित ब्रह्मदेव बाबा आश्रम में चामुंडा देवी के पास स्थापित कर दिया है। वहां मजार पर रहने वाले सूफी व अन्य व्यक्तियों को कोई समस्या नहीं है। मूर्ति मिलने की घटना में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये वीडियो जबरदस्त वायरल है और शाहजहांपुर के सफौरा में आस्था का सैलाब उमड़ा है। एक तरफ राहुल गांधी भारत को जोड़ने की बात कह गए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्वेता उनकी खुद की जो पार्टी है वही नहीं संभल रही, उसमें ही रोज टूट देखने को मिल रही है। बिल्कुल। पहली तो देखिए, बिहार में नीतीश ने साथ छोड़ा, उधर महाराष्ट्र में अशोक चौहान ने किनारा किया, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के साथ छोड़ने की बात जो है वो सामने आ रही है। क्या वो कमल का दामन थाम सकते हैं? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। संडे की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी यही है कि खाटी कांग्रेसी नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर कमल का दामन थामने वाले हैं। पॉलिटिकल गलियारों में ये चर्चा चाय के प्याले में तूफान की तरह है। ये वाकई में कांग्रेस के लिए सुनामी है। इस पर कमलनाथ ने क्या कहा, ये पहले सुनिए। इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं। इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं। कमलनाथ मंझे हुए राजनेता हैं, लिहाजा वो अभी बातों को गोलमोल घुमा रहे हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कल कमलनाथ और छिंदवाड़ा से उनके सांसद बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक समर्थकों ने यहां तक दावा किया कि कमलनाथ के साथ 12 विधायक भी कांग्रेस से किनारा करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उन्हें कांग्रेस से अपना रिश्ता याद है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कमलनाथ को बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है, तो वहीं केंद्र में मंत्री पद से भी नवाजे जा सकते हैं। वहीं उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से ही मैदान में होंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होते ही विधायकों से इस्तीफा देंगे और अपनी बहू प्रिया नाथ को एमएलए बनवा सकते हैं। आगामी लोकसभा में क्लीन स्वीप की मंशा लेकर मैदान में खड़ी बीजेपी
इसे बेहतर तरीके से इनकैश कराएगी। एक तरफ देखिए इंडिया अलायंस की जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें श्वेता तो उसकी भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है राज्यसभा चुनाव से पहले जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनमें से आधा दर्जन के लगभग विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे क्योंकि ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब कौन कौन से वो विधायक है जो कि पाला बदल सकते हैं, इस पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का कहना क्या है, देखिए रिपोर्ट में। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी के करीब आधा दर्जन विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये सभी विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। समाजवादी पार्टी में अब बड़ी फूट हो सकती है। पार्टी के 10 से ज्यादा विधायक अब क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 3 और बीजेपी ने 8 उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में वोटिंग अब तय मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के लिए समाजवादी पार्टी के करीब 10 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। गोरखपुर, आजमगढ़ और काशी क्षेत्र से एक एक विधायक, जबकि अवध क्षेत्र के 2 सपा विधायक बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। आजमगढ़ जिले से समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं, इनमें से एक विधायक बीजेपी के संपर्क में है। बीजेपी के बड़े सोर्सेज का दावा है कि पार्टी के कई विधायक उनके लगातार संपर्क में हैं। इनमें से गोरखपुर, काशी और अवध क्षेत्र है जहां के कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं या फिर बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। और इस लिहाज से ये बड़ी बात है क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी में इस तरह की क्रॉस वोटिंग है तो माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो 3 उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से उनका एक उम्मीदवार चुनाव हार जाएगा। कानपुर क्षेत्र से भी एक एमएलए समाजवादी पार्टी छोड़ सकता है। इसके अलावा सपा के कुछ एमएलसी के रिश्तेदार भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर विधायक विद्रोह करते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं तो फिर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत, लखनऊ। और चलिए बात करते हैं संडे की सियासत की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की मंत्रणा जारी है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोदी मंत्र देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मोदी मंत्र देंगे ही, अमित शाह भी चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें कल की हैं, लेकिन तरकीबें आज बताई जाएंगी। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का 2 दिन का मंथन आज भी जारी है। दिल्ली के भारत मंडपम में आज भी कार्यक्रम होगा, जिसमें क्या अहम होने वाला है ये पहले जान लीजिए। दिल्ली के भारत मंडपम में आज 3:30 बजे से बैठक शुरू होगी, जिसमें आज बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंत्रणा होगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। ये तो हुई आज की बात। चलिए अब थोड़ी चर्चा कल की कर लेते हैं। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक का शुभारंभ पीएम मोदी ने दीप जलाकर किया। अधिवेशन के मंच पर पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और सुनिए क्या कहा। विधानसभा में आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है। इस बैठक में अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के तमाम छोटे और बड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने क्या कहा ये भी जान लीजिए। मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है। बता दें कि आज की बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। वो पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे ताकि बीजेपी के लिए इस मंथन शिविर से लोकसभा की सियासत साधना आसान हो जाए।
चलिए अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। आज छठा दिन है किसान आंदोलन का और आज का दिन भी बेहद अहम है। बेहद अहम इसलिए क्योंकि आज केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और किसान नेताओं के बीच एक बार फिर से चौथे दौर की जो है ये बातचीत होगी। अब देखना ये होगा कि क्या इस बातचीत में एमएसपी की गारंटी कानून पर कुछ बात बन पाती है, क्योंकि समाधान तो ऐसे ही निकलेगा, बातचीत करके ही कोई रास्ता निकल पाएगा। चंडीगढ़ के अलावा कुरुक्षेत्र और मुजफ्फरनगर से भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा ये भी आपको बताते हैं कि ये प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा के साथ साथ यूपी में भी फैलता जा रहा है। पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। किसान डटे हैं, शंभू बॉर्डर पर जमे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी बात करते हैं उन जगहों की जहां असली एक्शन होना है या हुआ है, और वो जगह है ये अंबाला के शंभू बॉर्डर पर जमे किसान आगे क्या करेंगे, इसका फैसला इन्हीं 3 जगहों पर होगा। पहली तस्वीर है चंडीगढ़ की, जहां आज सरकार और किसान के बीच चौथे दौर की बात होनी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर कुरुक्षेत्र की है, जहां किसान नेता चढ़ूनी की अगुवाई में बैठक होने जा रही है। वहीं तीसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां राकेश टिकैत की अगुवाई में महापंचायत हुई। पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में सरकार और किसान संगठनों के बीच आज चौथे दौर की बैठक होगी। ये बैठक आज शाम 6 बजे से शुरू होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो सरकार एमएसपी पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे सकती है। हरियाणा के किसान नेता चढ़ूनी की अगुवाई में ब्रह्म सरोवर पर किसानों की पंचायत होगी। इसमें सभी किसान संगठन और खाप पंचायतें शामिल होंगी, जिसमें हरियाणा में आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है। चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र का फैसला तो शाम तक पता चलेगा, लेकिन राकेश टिकैत ने 26 और 27 फरवरी को हाईवे जाम करने का ऐलान कर दिया है। एक दिन ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ को खड़े करके दिखाएंगे, हाईवे पर चढ़ाएंगे। एक तरफ का हाईवे खुला रहेगा, आते जाते लोग देखते रहेंगे कि ट्रैक्टर खड़े कभी भी आ सकते हैं। चुनाव सर पर है, ऐसे में चुनाव से ठीक पहले किसानों को मनाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको भड़काऊ भाईजान ओवैसी का एक विवादास्पद बयान सुनाते हैं, जिसमें न सिर्फ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, बल्कि बाकी विपक्षी दलों पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम मंदिर और को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनका दर्द कैसे छलक रहा है, ये जरा इस भाषण में सुनिए। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा है एनडीए 400 पार। खुद बीजेपी अपने दम पर 370 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन ओवैसी का सपना है कि मोदी तीसरी बार फिर से पीएम न बने। इसके लिए वो रैलियों में बीजेपी और पीएम मोदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने, और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। मगर बताओ मेरे भाई, अगर हम 3 सीट लड़ते हैं 2019 में, तो मोदी 306 कैसे जीत गया? ओवैसी ने विपक्षी दलों को भी नहीं बख्शा, ताबड़तोड़ हमले किए। पूछा कि 2019 में मोदी जीते तो ओवैसी इसका जिम्मेदार कैसे हुआ? बिहार के 40 सीट में सिर्फ 1 सीट बचा पाते, बाकी का सब एनडीए जीत जाती है। पूछो आप इन लोगों से, गठबंधन के लोगों से, तो बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार। मैंने हर चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के घटनाक्रम पर भी ओवैसी आग बबूला नजर आए। कि क्या लालू यादव ने आज नहीं कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं? लालू जी, आपका घर तो खुल गया, अब कौन सा दरवाजा खोलेंगे नीतीश के लिए आप? मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सेटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका तुम? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भी रैली में ओवैसी का दर्द छलका। कि
कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो बताओ क्या किया मैंने। आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। खबर संदेश खाली से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, संदेश खाली मामले में शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हुई है। दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद दरअसल एक्शन लिया गया है। हिंसा का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख अभी भी हालांकि पकड़ से बाहर है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने अरेस्ट किया। महिलाओं ने हाजरा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। संदेश खाली हिंसा के मामले में ये बड़ी खबर। ये भी बताया जा रहा है कि शाहजहां शेख का करीबी है शिबू हाजरा। शाहजहां शेख अभी फरार है, लेकिन शिबू हाजरा को पकड़ लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदेश खाली हिंसा मामले में शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हुई है। दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद दरअसल ये एक्शन लिया गया है। टीएमसी का नेता है शिबू हाजरा, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये शाहजहां शेख का करीबी बताया जा रहा है। हालांकि शाहजहां शेख अभी भी फरार है, लेकिन शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हुई है। संदेश खाली हिंसा को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार ममता बनर्जी को निशाने पर ले रही है और लगातार ममता सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि संदेश खाली जाने से दूसरी पार्टियों के नेताओं को रोका जा रहा है। आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में और बात करेंगे हल्द्वानी हिंसा की, जिसमें देखिए किस तरीके से पुलिस जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। शनिवार को भी यहां पर कार्रवाई जो है वो की गई है और कई सफलता जो है पुलिस के हाथ लगी है। दरअसल 3 नामजद उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है हो चुकी है। हिंसा के बाद से हुई गिरफ्तारी की बात करें तो उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में 58 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी के अलावा पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शनिवार को 4 पेट्रोल बम बरामद किए, साथ ही उपद्रवियों से लूट के मैगजीन भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर, हल्द्वानी हिंसा में एक्शन ताबड़तोड़ लगातार जारी है।